आज हम एक ऐसे शख्स के जीवन और काम पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। और जिनके जाने से सामाजिक आंदोलनों के इतिहास में कह सकते हैं एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा आड़ाव की। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो पेशे से एक डॉक्टर है, जो चाहता तो पुणे में आराम की जिंदगी जी सकता था। बिल्कुल। उसने अपनी पूरी जिंदगी सड़कों पर मजदूरों, हाथ रिक्शा चलाने वालों और सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ते हुए क्यों बिता दी? और यही सवाल बाबा अडाव की पूरी विरासत को समझने की चाबी है। हमें जो स्रोत मिले हैं, हम उन्हीं के जरिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। वो सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं थे, बल्कि एक विचार थे। महाराष्ट्र के सामाजिक इतिहास को दिशा देने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। हाँ, स्रोत भी यही बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खूबी थी अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ लेकर चलना। सही कहा। वो गांधी के अहिंसक संघर्ष, डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय और शरद जोशी जैसे किसान नेता की आर्थिक समझ को एक साथ लेकर आए। तो आज की इस चर्चा में हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने लोकतंत्र, समाजवाद और मजदूरों के अधिकारों को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, सबसे पहले ये समझते हैं कि बाबा आढ़ाव को लोकतंत्र का इतना बड़ा प्रहरी क्यों माना जाता है। फिर हम उनके समाजवाद की उस अनूठी सोच को जानेंगे जो किताबों से नहीं, जमीन की हकीकत से निकली थी। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने जमीन पर उतरकर उन लाखों असंगठित मजदूरों के जीवन में क्रांति ला दी जिन्हें कोई पूछता तक नहीं था। ठीक है, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बाबा अढ़ाव की जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए बीता, और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई इमरजेंसी के दौर में। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वो एक मुश्किल दौर था जब बहुत से बड़े बड़े नेता और बुद्धिजीवी, कह सकते हैं, चुप थे या डरे हुए थे। बिल्कुल। तब बाबा आढ़व ने निडर होकर सत्ता का विरोध किया। जाहिर है इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जेल में रहकर भी हार नहीं मानी। उन्होंने उस समय समाजवादी, अम्बेडकरी और दूसरे प्रगतिशील समूहों को एकजुट करने का काम किया। हाँ, उन सबको। उनका मकसद साफ था, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को बचाना। पर यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उनके लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालना या चुनाव कराना नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके लिए एक बहुत सतही परिभाषा थी। तो फिर उनके लिए लोकतंत्र का असली मतलब क्या था? क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं? हाँ, उनके लिए लोकतंत्र का असली मतलब था न्याय, समानता और भाईचारे जैसे मूल्यों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में। हाँ, वो मानते थे कि अगर समाज में जाति के नाम पर भेदभाव है, अगर मजदूर का शोषण हो रहा है, अगर एक नागरिक सरकार से सवाल पूछने में डर रहा है, तो फिर वो लोकतंत्र कागजी है, असली नहीं। वाह! उनकी एक बात बहुत गहरी है जो स्रोतों में बार बार आती है। कौन सी? लोगों की सत्ता सिर्फ विधानसभा में नहीं, बल्कि सड़कों पर अपने हक की मांग करने वाले हर नागरिक में बसती है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब वो सरकारों को लगातार याद दिलाते रहते थे कि असली मालिक तो जनता है। हमेशा, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी शिवसेना की, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। वो हमेशा सत्ता के सामने सच बोलने का साहस रखते थे। और शायद यही वजह है कि उन्हें लोकतंत्र का प्रहरी कहा जाता है। बिल्कुल। उनके लोकतंत्र का विचार तो बहुत मजबूत था, लेकिन ये उनके समाजवाद से कैसे जुड़ा था? स्रोतों में उन्हें महाराष्ट्र का आखिरी आंदोलनकारी समाजवादी कहा गया है। इस शब्द का क्या मतलब है? मुंह से नहीं निकला था। ये जमीनी हकीकत से जन्मा एक क्रांतिकारी नजरिया था। अच्छा, उनके समाजवाद के 3 मजबूत स्तंभ थे जिन्हें वो हमेशा दोहराते थे: समता, न्याय और स्वाभिमान। समता और न्याय तो समझ आता है, लेकिन स्वाभिमान पर उनका इतना जोर क्यों था? क्या स्रोत बताते हैं कि मजदूरों के लिए इसका क्या मतलब था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बाबा आढ़ाव का मानना था कि मजदूर की लड़ाई सिर्फ ज्यादा वेतन की नहीं है, बल्कि सम्मान की भी है। सोचिए, एक सफाई कर्मचारी या एक हाथ रिक्शा चलाने वाला, समाज उन्हें किस नजर से देखता है? बाबा ने इस सोच पर हमला किया। उनके लिए स्वाभिमान का मतलब था कि हर काम सम्मानजनक है और हर मजदूर को सिर उठाकर जीने का हक है। तो उनका समाजवाद एक तरह की रेसिपी थी। हाँ, कह सकती हैं, जिसमें बराबरी का मसाला था, न्याय की आंच थी और सबसे जरूरी स्वाभिमान का तड़का था। इसके बिना उन्हें हर लड़ाई अधूरी लगती थी। ये तो सच में एक अलग नजरिया है। और स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है,
नेतृत्व का लोकतंत्र, हाँ, ये क्या था? ये किसी भी मजदूर संगठन के लिए तो बहुत क्रांतिकारी विचार लगता है। ये क्रांतिकारी ही था। ज्यादातर मजदूर संगठन ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, है ना, जहां एक या कुछ बड़े नेता सारे फैसले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाबा आढ़ाव इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने नेतृत्व के लोकतंत्र का मॉडल दिया। इसका मतलब था कि फैसले लेने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। हाँ, और हर मजदूर को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपनी बात रखने और फैसलों में शामिल होने की पूरी आजादी मिले। संगठन का नेता कौन बनेगा, ये भी लोकतांत्रिक तरीके से तय होता था। तो ये सिर्फ मजदूरों के हक की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मजदूरों को अपने संगठन का मालिक बनाने की भी लड़ाई थी। बिल्कुल। ये विचार तो बहुत मजबूत थे, लेकिन क्या ये विचार जमीन पर कोई बदलाव ला पाए? मुझे लगता है पुणे के हाथ रिक्शा वालों की कहानी इसका सबसे अच्छा जवाब है। बिल्कुल। उनके सबसे बड़े योगदान को समझने के लिए हमें 1970-80 के दशक के पुणे में चलना होगा। उस समय हजारों हाथ रिक्शा चालक थे जिनकी हालत बहुत खराब थी। कैसी? पुलिस का अत्याचार आम बात थी, लाइसेंस मिलना मुश्किल था और साहूकारों का आर्थिक शोषण उन्हें कभी उभरने ही नहीं देता था। वो बिखरे हुए थे, असंगठित थे। तो फिर एक अकेला इंसान, बाबा आढ़ाव, इन हजारों बिखरे हुए लोगों को एक साथ कैसे ले आया? उनकी रणनीति क्या थी? उनकी रणनीति थी विश्वास बनाना। वो घंटों उनके साथ बैठते, उनकी समस्याएं सुनते, चाय पीते। मतलब एकदम जमीनी स्तर पर काम किया। हाँ, उन्होंने मजदूरों को समझाया कि जब तक तुम अकेले रहोगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारी ताकत तुम्हारी एकता में है। उन्होंने छोटी छोटी बैठकें एक शुरू की, फिर धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। सड़कों पर मोर्चे निकाले, धरने दिए और सरकार पर दबाव बनाया। और उस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? क्या उनकी जिंदगी में कोई ठोस बदलाव आया? नतीजा जबरदस्त था। उस आंदोलन की वजह से हजारों हाथ रिक्शा चालकों को पहली बार बीमा सुरक्षा मिली। अच्छा। उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हुईं, किराए की दरें तय की गईं ताकि कोई उनका शोषण ना कर सके। हाँ। और सबसे बड़ी बात, उन्हें काम में सम्मान मिला, पुलिस का अत्याचार कम हुआ, उनकी आजीविका में एक स्थिरता आई जो पहले कभी नहीं थी। ये तो एक ऐतिहासिक जीत थी। बिल्कुल। और इसी सफलता के बाद कामगार पंचायत की स्थापना हुई, है ना? हाँ। हमें इसके बारे में और बताइए, ये संगठन बाकी संगठनों से अलग कैसे था? हाँ, हाथ रिक्शा आंदोलन की सफलता ने एक मजबूत नींव रखी, जिस पर कामगार पंचायत की इमारत खड़ी हुई। ये महाराष्ट्र के सबसे सक्रिय, वैचारिक और जुझारू संगठनों में से एक बनी। इसकी खासियत क्या थी? इसकी खासियत थी इसका ढांचा। Okay. ये कोई ऊपर से चलने वाला संगठन नहीं था। हर कारखाने, हर बाजार से चुने हुए प्रतिनिधि फैसले लेते थे। वही नेतृत्व का लोकतंत्र। बिल्कुल। इसी वजह से ये इतना जुझारू बन पाया। इस पंचायत ने सिर्फ वेतन बढ़ोतरी के लिए नहीं, बल्कि काम की बेहतर शर्तों, सामाजिक सुरक्षा और खास तौर पे ये जो ठेकेदारी प्रथा है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, हाँ, उसके अन्याय के खिलाफ बड़ी और कामयाब लड़ाइयां लड़ी। और इसी काम के दौरान मुझे एक आंकड़ा मिला जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा? बाबा आढ़ाव ने ही सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा कि भारत की अर्थव्यवस्था में 92% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। 1 मिनट, 92%? हाँ। क्या ये आंकड़ा सच में इतना ज्यादा है? ये तो पूरी अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल देता है। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है और यही बाबा आढ़ाव के काम का केंद्र था। वो समझ गए थे कि असली लड़ाई इन 92% लोगों के लिए लड़नी है, जिन्हें कोई यूनियन नहीं पूछती, जिनके लिए कोई कानून नहीं है। जैसे कि? जैसे फेरी वाले, सफाई कर्मचारी, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, इन सबको उन्होंने संगठित करना शुरू किया। कोई उदाहरण है स्रोतों में? हाँ, स्रोत में एक सफाई कर्मचारी काशी भाई का जिक्र है। हाँ। उन्हें सालों तक बिना किसी सुरक्षा उपकरण, बिना ग्लव्स या मास्क के नालियां साफ करनी पड़ती थी। हाँ। जब बाबा आढ़ाव ने उनके जैसे हजारों लोगों के लिए हक मोर्चा निकाला, तो पहली बार सरकार को उनकी बात सुननी पड़ी और उन्हें सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने के लिए नियम बनाने पड़े। ऐसे अनगिनत किस्से हैं। तो उन्होंने एक ऐसे तबके को आवाज दी जो पूरी तरह से अदृश्य था। सही कहा। अब जब उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, तो कई लोगों के लिए अगला कदम राजनीति में आना होता है। बाबा आढ़ाव ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो सत्ता की राजनीति से हमेशा दूर क्यों रहे? ये उनकी एक और खासियत थी और उनकी राजनीतिक शुचिता का सबसे बड़ा प्रमाण। कैसे? उनकी निष्ठा हमेशा समाज और लोगों के प्रति रही, किसी राजनीतिक दल के प्रति नहीं। उन्होंने कई बार चुनाव में अच्छे उम्मीदवारों और दलों का समर्थन किया, लेकिन वो कभी किसी पार्टी के भक्त नहीं बने। उनका मानना क्या था इसके पीछे?
उनका मानना था कि अगर वो किसी पार्टी में शामिल हो गईं तो वो मजदूरों के हक में खुलकर नहीं बोल पाएंगी, उन्हें पार्टी लाइन से बंधना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। क्या सत्ता की राजनीति से पूरी तरह दूर रहने की वजह से उनका प्रभाव एक सीमा में बंद कर नहीं रह गया? क्या व्यवस्था के अंदर रहकर एक मंत्री या विधायक बनकर वो और बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं ला सकते थे? ये एक बहुत जायज सवाल है और इस पर हमेशा बहस होती है। लेकिन अगर हम बाबा आढाव के नजरिए से देखें तो उनकी असली ताकत व्यवस्था के बाहर एक दबाव समूह बने रहने में ही थी। एक प्रेशर ग्रुप की तरह। हाँ, वो समाज की अंतरात्मा की आवाज बनना चाहती थीं, जो हर सरकार को आईना दिखाए। उनका मानना था कि अगर वो खुद सत्ता का हिस्सा बन जाती तो वो ये भूमिका नहीं निभा पाती। उनका काम था एजेंडा तय करना, सरकार को मजबूर करना। और ये काम उन्होंने बाहर रहकर ज्यादा प्रभावी ढंग से किया। बिल्कुल। ये समझ में आता है। और उनका काम सिर्फ आर्थिक अधिकारों तक सीमित नहीं था। स्रोत उन्हें महाराष्ट्र के फुले शाहू अम्बेडकरवादी परंपरा का एक सच्चा वाहक भी बताते हैं। हाँ, जो लोग इस परंपरा से परिचित नहीं है उनके लिए आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं? जरूर। फुले शाहू अम्बेडकरवादी परंपरा महाराष्ट्र की उस सामाजिक सुधार की विरासत को कहते हैं जो महात्मा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर आधारित हैं। और इसका मूल सिद्धांत क्या है? इस परंपरा का मूल सिद्धांत है जाति व्यवस्था का विरोध, सामाजिक न्याय, शिक्षा का प्रसार और हर तरह के भेदभाव का अंत। और बाबा आढाव? बाबा आढाव इसी विरासत के सच्चे वाहक थे। उन्होंने सामाजिक भेदभाव, जातीय हिंसा, धार्मिक ध्रुवीकरण और नैतिक गुंडागर्दी का हमेशा खुलकर और मजबूती से विरोध किया। वो सामाजिक एकता, भाईचारे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, तो चलिए इन सब बातों को आज के दौर से जोड़ते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपना काम 70 के दशक में शुरू किया, वो आज 2025 में इतना प्रासंगिक क्यों है? स्रोत हमें आज के कुछ बड़े संकटों की याद दिलाते हैं। बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, तेजी से होता निजीकरण, कमजोर होते मजदूर कानून और संवैधानिक मूल्यों पर बढ़ते हमले। और यहीं पर बाबा आढाव के विचार और उनका काम पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। कैसे? आज जब संगठित क्षेत्र की नौकरियां खत्म हो रही हैं और गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, तब ज्यादातर कामगार असंगठित ही हैं। बाबा आढाव ने दशकों पहले जो लड़ाई शुरू की थी, आज उसकी जरूरत और भी ज्यादा है। ये तो है। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल संसद में नहीं, बल्कि मजदूरों के हाथों में भी होना चाहिए। उनकी एक बहुत शक्तिशाली बात थी। क्या? समाज सही मायनों में समतामूलक तभी बनेगा जब सत्ता मजदूरों के हाथों में आएगी। तो वो मूल रूप से ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र के अधूरा है? बिल्कुल, यही उनके जीवन भर के संघर्ष का सार था। अगर देश के 92% लोगों के पास आर्थिक सुरक्षा और सम्मान नहीं है, तो सिर्फ वोट देने का अधिकार उन्हें सच्ची आजादी नहीं दे सकता। तो अगर हम बाबा आढाव के जीवन से मिली सीख को समेटें, तो मुझे लगता है 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। बताइए। पहली, न्याय के लिए बिना किसी डर के सत्ता से टकराने का साहस रखना। दूसरी, मजदूरों के अधिकारों को लोकतंत्र के केंद्र में रखना, उन्हें सिर्फ एक आर्थिक इकाई न समझना। और तीसरी, समानता और संवैधानिक मूल्यों को लक्ष्य बनाकर समाजवादी संघर्ष को हमेशा जिंदा रखना। आपने बिल्कुल सही कहा। आज जब समाज में डर, बंटवारे और अन्याय का माहौल बढ़ रहा है, तब बाबा आढाव का दिखाया रास्ता एक प्रेरणा की तरह है। श्रोता भी उन्हें बहुत सही शब्दों में याद करते हैं। हाँ, वह सही मायनों में लोकतंत्र के प्रहरी, संविधान के सच्चे रक्षक और श्रमिकों के बापू थे। उनके काम और विचारों को आगे ले जाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आखिर में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। श्रोत में बाबा आढाव के असंगठित क्षेत्र के लिए सामूहिक संघर्ष पर जोर देने की बात कही गई है। आज की गिग इकोनॉमी के दौर में जहां काम करने वाले पहले से कहीं ज्यादा अकेले और बिखरे हुए हैं, एक डिलीवरी पार्टनर है, एक कैब ड्राइवर है, एक फ्रीलांस कोडर है, ऐसे में एक सामूहिक संघर्ष का रूप कैसा हो सकता है? बहुत जरूरी सवाल है। बाबा आढाव के तरीकों से आज क्या सीखा जा सकता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।